उत्तराखंड में एक कस्बा था। वहाँ बिरजू अपनी अम्मी और अपनी बीवी के साथ रहता था। बिरजू एक होनहार और मेहनती लड़का था। पूरे खानदान का ख्याल रखता था। बिरजू अपना घर चलाने के लिए ट्रेन में समोसे बेचने का काम करता था। हर रोज बिरजू की बीवी लता बिरजू को समोसे बनाकर दिया करती थी। एक दिन बिरजू समोसे को लेकर ट्रेन में पहुंचा। समोसे, समोसे, गर्मा गर्म समोसे, ताजे ताजे समोसे, समोसे। भाई साहब समोसा लेंगे क्या? गरम है? नहीं, मैं समोसा नहीं खाता, डाइट पर हूँ। डाइट पर है? ये क्या होता है? किसी स्टेशन का नाम है क्या? नहीं नहीं, किसी स्टेशन का नाम नहीं है। जब इंसान अपना वजन कम करना चाहता है तो डाइटिंग करने लगता है। डाइट पर आदमी कम खाता है। इसका मतलब तो हम गरीबों का हर रोज डाइट चल रहा है। खरीदारों को समोसे बेचने के बाद बिरजू के पास थोड़े से ही समोसे बचते हैं। शाम का वक्त हो चुका होता है। बिरजू ने एक आदमी से कहा, भाई साहब आप समोसा लेंगे? थोड़े ही बचे हैं। नहीं भाई साहब, मेरे पास तो मेरा सैंडविच ही बचा है, मैं इसे ही खा लूंगा। ये क्या होता है सैंडविच? जिस इंसान को बाहर का खाना पसंद नहीं आता ना, वो इसे खाता है। लो ये खा के देखो। वो आदमी बिरजू को एक सैंडविच देता है, जिसे खाकर बिरजू कहता है, ये तो बड़ा लजीज है। अब से मैं सैंडविच भी बेचूंगा। समोसे के साथ सैंडविच, दोनों से कमाई होगी। इतना कहकर बिरजू घर चला जाता है और सारी बातें अपनी अम्मी और बीवी को बताता है। हमें अब समोसे के साथ साथ सैंडविच भी बेचना चाहिए। इससे लोगों की सेहत भी बनी रहेगी और हमारा धंधा भी बहुत अच्छा चलेगा। सेहत का तो ठीक है, लेकिन हम ये बनाएंगे कैसे? और हमारी आमदनी नहीं हुई तो? लता सही कह रही है। बिरजू बेटे, एक काम करना, कुछ दिन तुम सिर्फ सैंडविच ही बेचना समोसे की जगह। शायद हमारा धंधा चल जाए। मैं कल से ही आपको सैंडविच बनाकर देने लगूंगी। घर वालों की बात सुनकर बिरजू बिल्कुल वैसा ही करता है और समोसे की जगह सैंडविच लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है और पहले ही दिन थोड़ी कमाई करके घर लौट जाता है। आधे से कम सैंडविच बिके हुए देखकर लता और उसकी अम्मी ने कहा, निराश ना हो बिरजू, ये तो आज पहला ही दिन है, कल फिर से चले जाना, तुम्हारा धंधा अच्छा चल जाएगा। कल की तैयारी मैंने आज ही कर ली है। हम जैसे तरह तरह के समोसे बेचा करते थे, वैसे ही हम कल से अलग अलग तरीके के सैंडविच बेचेंगे। अलग तरीके? कैसी सैंडविच बेचेंगे? कहना क्या चाहती हो तुम? हम कल पहाड़ी सैंडविच बेचेंगे। पहाड़ी सैंडविच यानी ऐसी सैंडविच इस एक सैंडविच से पूरे खानदान का पेट भर सके, ऐसा सैंडविच होगा। लेकिन बहू, इसका खर्चा हम कैसे देखेंगे? पहाड़ी सैंडविच बनाने के लिए हमें और खर्चा करना होगा और अगर धंधा ना चला तो हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। हमें ये कदम उठाना ही होगा, वरना हम ऐसे ही पछताएंगे। सबके मान जाने पर लता पहाड़ी सैंडविच बनाती है। दूसरे दिन बिरजू पहाड़ी सैंडविच का एक बड़ा सा टोकरा लेकर ट्रेन में बेचने के लिए चला जाता है। सैंडविच, पहाड़ी सैंडविच, जो खाए मुस्कुराए, जो ना खाए पछताए। सैंडविच, पहाड़ी सैंडविच। बिरजू के पहाड़ी सैंडविच पहले कुछ ही घंटों में पूरे बिक जाते हैं। वो खुश होकर ये बात घर आकर बताता है और अम्मी सारी शाबाशी लता को देकर कहती है, बहुत अच्छी तरकीब निकाली तुमने, मजा आ गया। शुक्रिया अम्मी, लेकिन ये तो मेरा फर्ज था। वक्त बीत रहा था। बिरजू के पहाड़ी सैंडविच बेहद मशहूर हो गए थे। कई बार तो सारे सैंडविच स्टेशन पर ही बिक जाते थे। बिरजू ट्रेन पर चढ़ ही नहीं पाता था। लेकिन बिरजू के साथ एक एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बिरजू को पूरे 6 महीने के लिए बेड रेस्ट कह दिया। मानो पूरा खानदान टूट सा गया। अम्मी और लता दोनों बेहद परेशान हो गए। 6 महीने का आराम यानी बेड रेस्ट सुनकर बिरजू और लता के मानो होश ही उड़ गए हों। आपको 6 महीने तक आराम करना है। अगर आपने अपनी रीढ़ की हड्डी पर ज्यादा जोर लगाया
तो खतरा बढ़ सकता है। अपना ख्याल रखिए और ये दवाइयाँ खाते रहिएगा। तभी लता और अम्मी उससे कहते हैं, ये हमारे खानदान पर कैसी परेशानी आ गई है बिरजू बेटे। अब तुम ट्रेन में धंधा करने नहीं जा सकते और इसी का फायदा उठाकर हमारा पड़ोसी किरोड़ी मल वैसी ही पहाड़ी सैंडविच बनाकर बेच रहा है। हमारे पास कुछ ही दिन के पैसे बचे हैं। कुछ पैसे तो हॉस्पिटल के इलाज में ही खत्म हो गए। इतना कहते ही हॉस्पिटल में बिरजू को देखने के लिए स्टेशन मास्टर आ जाते हैं और उन्हें देखकर बिरजू नाजुक हालत में भी उठने की कोशिश करता है। अरे बैठे रहो बैठे रहो। क्या हाल है बिरजू? जब मैंने सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, मैंने सोचा कि तुमसे जाकर मुलाकात करूं। मालिक, सब ऊपर वाले की करामात है, वरना मैं आज जिंदा नहीं होता। शुभ शुभ बोलो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे मैं तुम्हारे पहाड़ी सैंडविच को बहुत याद कर रहा था। मेरी तीनों बेटियां पहाड़ी सैंडविच बड़े मजे से खाती थीं और मैं भी। बिरजू उनकी बात सुन ही रहा होता है कि वहाँ पर लता और अम्मी दवाइयाँ लेकर आ जाते हैं। लता और अम्मी का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर स्टेशन मास्टर समझ जाता है कि पैसों की परेशानी है। आओ लता आओ। लता और अम्मी, ये है लता और ये है मेरी अम्मी। मैं इनसे मुलाकात करवाना तो भूल ही गया। ये हमारे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। इन्होंने हमारी बहुत मदद की है शुरुआती दिनों में। हमें अच्छा लगा कि आप हमारे बेटे से मिलने आए। शुक्रिया। इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है। मैं बिरजू के लिए एक खुशखबरी लाया था। कैसी खुशखबरी मास्टर साहब? खुशखबरी ये है कि स्टेशन में कई दिनों से एक किताब की दुकान खाली हो गई है। वहाँ का किताब वाला दूसरे बड़े स्टेशन चला गया है। तुम और तुम्हारा खानदान चाहे तो उस दुकान को किराए पर ले लो। उस दुकान में अपनी पहाड़ी सैंडविच की दुकान खोल सकते हो। किरोड़ी मल के नकली सैंडविच खा खाकर लोग ऊब चुके हैं। स्टेशन मास्टर की बातें सुनकर मानो पूरे खानदान में खुशी की लहर दौड़ उठती है। सब खुश हो जाते हैं और बिरजू और लता कहते हैं, शुक्रिया आपका जो आपने मदद हमारी की। जब तक मैं हॉस्पिटल में हूँ, लता और अम्मी दुकान चला लेंगी। जैसे ही मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा, वैसे ही दुकान पर जाकर पहाड़ी सैंडविच बनाकर बेचने लगूंगा। दुकान खुलने से हमारे खरीदार रोज आने लगेंगे और हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। नेकी और पूछ पूछ, ये हम जल्दी ही करना चाहेंगे। स्टेशन मास्टर की बातें सुनकर बिरजू दुकान भाड़े पर ले लेता है। लता और अम्मी दोनों मिलकर पहाड़ी सैंडविच का धंधा वहाँ चालू कर देते हैं। किरोड़ी मल के सैंडविच अब कोई नहीं खरीद रहा था। कुछ दिन के अच्छे धंधे से उन्होंने दुकान का भाड़ा भर दिया और अम्मी ने स्टेशन मास्टर का शुक्रिया अदा किया। बिरजू की तबीयत भी अब ठीक होने लगती है और बिरजू अपने दुकान पर ठाट और फक्र से पहाड़ी सैंडविच बेचता है। पूरा खानदान खुशी खुशी रहने लगता है। हस्तिनगर नाम का एक कस्बा था। वहाँ कमलेश एक कपड़े के मिल में काम किया करता था। उसकी बेगम विभा दूसरों के घरों में काम करके थोड़े पैसे बचा लिया करती थी और अपने बच्चों को मदरसे में अच्छी तालीम दिलाने की पूरी कोशिश करती थी। कमलेश का बचपन से ही एक सपना था कि वो बड़ा होकर बेहद बड़ा व्यापारी बने, लेकिन व्यापार के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। जब भी थोड़े पैसे कमलेश जमा कर लेता, कमलेश उन पैसों से शराब पी लिया करता। कमलेश की शराब की लत की वजह से उसकी बेगम और बच्चे बेहद परेशान थे। कमलेश मिल में काम करके जितने पैसे कमाता, वो नशे में सारे पैसे खर्च कर देता। एक दिन, आपको अपने नशे की आदत सुधारनी होगी। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, इन सब का उनके ऊपर बेहद गलत असर पड़ता है। नशा तो मैंने पिछले एक हफ्ते से नहीं किया है। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बने। जैसे नशा छोड़ दिया है, वैसे ही कोई बेहद अच्छा सा काम भी ढूंढ लीजिए। मैंने कपड़े के मिल पर रहकर लोगों से अच्छा रिश्ता बना लिया है। मैं जो भी बिजनेस शुरू करूँगा, वो मेरे रवैये से ही बेहतर चलेगा। लेकिन आप ऐसा करेंगे क्या जिससे हमारा व्यापार चले? इससे पहले आप फिर से नशा करना शुरू कर दें। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप मेरे मौसा जी से मुलाकात कर लीजिए। विभा अपने शौहर कमलेश को
अपने मौसा तांत्रिक के पास लेकर जाती है ताकि कमलेश फिर से नशा ना करे। कमलेश अपने बच्चों की भलाई और अपने परिवार के भविष्य के लिए विभा की बात मान जाता है। मौसा जी, ये है मेरे शौहर, इनके बारे में ही मैंने आपसे बात की थी। इन्हें ही नशे से आजादी दिलानी है। ओम ह्रीम क्लीम बागड़ बोल बागड़ बोल बागड़ बोल। हाँ विभा बेटा, मैं तुम्हारी सारी तकलीफ जानता हूँ। कमलेश को मैं ठीक कर दूंगा, मगर मैं पिछले कई हफ्तों से कोई नशा नहीं कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से जाने दो, अब मैं कभी नशा नहीं करूँगा। मैंने पहले से ही हमारे परिवार के मुस्तकबिल के बारे में सोच लिया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी भक्ति के लिए ही कह रहा हूँ। नशा और नाश में एक मात्रा का ही फर्क है। नशा करने लगोगे तो नाश हो जाएगा। वैसे तुम किस चीज का कारोबार करने के बारे में सोच रहे हो? मैं डोसे का कारोबार करने की सोच रहा हूँ। मैं डोसा बहुत बेहतर बनाता हूँ और मैं एक गाड़ी लेकर डोसा बनाकर बेचूंगा। ये सच कह रहे हैं मौसा जी, ये सच में डोसा बेहद लजीज बनाते हैं और पिछले कुछ हफ्तों से ये नशा भी नहीं कर रहे हैं। बस हमारी कुछ पैसों से मदद कर दीजिए। मैं डोसा बनाने में इनकी मदद करूंगी और इनके साथ व्यापार करूंगी। मौसा जी उसे कुछ पैसे देते हैं और दूसरे ही दिन उन पैसों की मदद से वो डोसे की दुकान खोल लेती है। लेकिन जैसा कमलेश और विभा ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। कमलेश के डोसे की दुकान बिल्कुल भी नहीं चली। मौसा जी के दिए हुए पैसे बस खत्म ही होने वाले हैं। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, वरना आपको फिर से मजबूरी में कपड़ों के मिल में जाकर काम करना पड़ेगा। अरे जाने मन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पता नहीं, ना जाने क्यों हमारा व्यापार इतना कम क्यों है। हम दोनों से ही शायद कुछ गलती हो रही है। हम एक दिन और डोसे की दुकान लगाकर देखेंगे। अगर व्यापार हुआ तो हम आगे काम करेंगे, कोई दूसरी तरकीब पूछेंगे। जैसा तुम कहो जाने मन। तुम और तुम्हारे मौसा जी तांत्रिक कम, बंदर और मदारी का खेल दिखाने वाले ज्यादा लगते हैं। चुप रहिए और कल की तैयारी कीजिए। विभा की बातें सुनकर कमलेश दूसरे दिन की तैयारी शुरू कर देता है। दूसरे दिन कमलेश और विभा ने दुकान खोली। उनकी दुकान पर भीड़ ही भीड़ थी और ये देखकर वो दोनों बेहद खुश हो गए। पिछले दिनों के मुताबिक तो आज का दिन बहुत अच्छा गया है। बस भगवान करे हमारा दिन ऐसे ही जाए और हम तरक्की करें। मेरी बात सुनिए, इन पैसों से आप नशा मत करने लग जाइएगा। हमें ये पैसे मौसा जी यानी तांत्रिक जी को लौटाने हैं। कमलेश विभा की बात ना मानकर उन पैसों में से कुछ पैसे निकाल लेता है और रात को चुपके से शराब पीकर सो जाता है। अगले दिन जब कमलेश और विभा ने फिर से दुकान खोली तो वहाँ ग्राहक नहीं थे। ग्राहक तो क्या, वहाँ एक आदमी भी नजर नहीं आया। उनके अलावा अन्य डोसे की दुकानों पर बेहद भीड़ थी। ये लोगों को हो क्या गया है? कल की खरीदारी को देखकर हमने आज ज्यादा डोसा बनाने का बंदोबस्त किया है। अगर आज हमारी बिक्री नहीं होगी तो हम इस सामान का क्या करेंगे? हमारे अलावा सभी दुकानों में भीड़ लगी हुई है और हम यहाँ मक्खियाँ मार रहे हैं। जरूर हमने कोई गलती की है। इस बात को हमें मौसा जी को बताना ही होगा। हमें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, इस चीज से हम निपट लेंगे। पहले तो कमलेश विभा की बात नहीं मानता है, लेकिन जिद करने पर विभा कमलेश को अपने मौसा जी यानी तांत्रिक जी के पास लेकर जाती है। पास जाते ही कमलेश समझ जाता है कि वहाँ कुछ तो होने वाला है। ओम ह्रीम क्लीम ओम ह्रीम क्लीम बागड़ बोल। मैं सब जानता हूँ। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? विभा, तुम अपनी परेशानी अपने साथ लेकर आई हो। मैं मुसीबत साथ लेकर आई हूँ? मैं कुछ समझी नहीं। तांत्रिक की बात सुनकर कमलेश मुंह छुपाने लगता है। बागड़ बोल, मुंह मत छुपाओ और खुद सामने से आकर अपनी गलती कबूल करो, वरना तुम ऐसे ही मुंह छिपाते फिरोगे। अब खुद ही आगे आओ और अपनी गलती कबूल करो। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया?
आप मुझे बताइए, इनको तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं इन्हें देख लूंगी। अगर तुमने पहले ही ख्याल रखा होता तो ये नौबत ही नहीं आती। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी कहीं भी कोई गलती नहीं है। बागड़ बोल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि नशा मत करो, छोड़ दो नशा करना, मगर तुमने माना नहीं। तुमने जिस दिन भी नशा किया है, शराब को हाथ लगाया है, उस दिन तुम्हारा कारोबार नहीं चला है। कमलेश की पोल खुल जाने पर वो खुद सामने आ गया और कहने लगा, मौसा जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। एक बार मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में गलती कर दी। लेकिन आपने ऐसा क्या किया? विभा और तांत्रिक के खौफ से कमलेश उन्हें सारी बात सच सच बता देता है। मैं हर रात घर से पैसे चुराकर शाम को नशा करता था, और जिस दिन हमारा कारोबार अच्छा चला, मैंने उस दिन भी नशा किया था पैसे चुराकर। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। कमलेश के माफी मांगते ही तांत्रिक ने कहा, बागड़ बोल, माफी तुम्हें एक ही शर्त पर मिलेगी। आगे से अगर तुमने कारोबार अच्छे और ईमानदारी से की तो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। मैं सारी शर्तें मंजूर करता हूँ और मैं आगे से मेहनत भी पूरी करूंगा। ये लो मेरी तरफ से, अब से तुम डोसा नहीं, मैगी डोसा बनाकर बेचोगे। तुम्हारी बीवी मैगी बहुत अच्छा बनाती है और तुम डोसा, इसीलिए दोनों को मिलाकर मैगी डोसा बेचो। तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। बागड़ बोल। विभा ने वो मैगी तांत्रिक से ले ली। अगले दिन से विभा और कमलेश ने मैगी डोसा बनाना शुरू कर दिया। उस दिन से मैगी डोसा के नाम पर कमलेश की दुकान बेहद अच्छी चलने लगी। कमलेश और विभा का मैगी डोसा चल पड़ा और उन्हें इतना मुनाफा हुआ कि उन्होंने बस कुछ ही दिनों में 3 दुकानें और खोल ली और कुछ लोगों को काम पर भी रख लिया। कमलेश ने नशा करना भी बंद कर दिया और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तमिलनाडु के एक गांव में संध्या और उसका शौहर दोनों इडली बेचने का काम करते थे। संध्या का शौहर मनोज इडली बेचने में उसका हाथ बटाता था। मेहनती और काबिल होने के साथ साथ संध्या रहमदिल भी थी। कई बार तो वो इडली लोगों को फ्री में भी दे देती थी। संध्या के पिता आयुर्वेद के बहुत बड़े हकीम थे। इसी वजह से संध्या को भी जड़ी बूटी, पेड़ पौधे और सारी आयुर्वेदिक चीजों की पूरी जानकारी थी। संध्या दीदी, 1 प्लेट इडली सांभर दे देना, चटनी थोड़ी सी तीखी देना। इतनी तीखी चटनी क्यों? क्योंकि मुझे सर्दी है ना, इसलिए। संध्या तुरंत अपने बगीचे से एक जड़ी बूटी की पत्ती ले आई और उसने तीखी चटनी में डालकर उसे परोस दिया। जैसे उस लड़की ने अपनी इडली तीखी चटनी के साथ खाई तो उसकी सर्दी तुरंत ठीक हो गई। अरे वाह, आपकी इडली तो जादुई है। इसमें आपने क्या क्या डाला है? मेरी सर्दी तुरंत ठीक हो गई। इसमें बस एक जड़ी बूटी का पत्ता था, कुछ नहीं। तुम यूं ही मुफ्त में दुनिया की मदद करती रहोगी ना, तो क्लिनिक में बैठे डॉक्टरों को अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। बस थोड़ी सी मदद ही तो की है बेचारी की। सर्दी से परेशान थी इसीलिए, वरना आपको नहीं लगता मेरे अब्बू से सीखा हुआ जड़ी बूटी का ज्ञान ऐसे ही मेरे पास रहेगा? उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। दोनों बहस करके घर जा ही रहे थे, तभी उनके बेटे ने कहा, अम्मी, मुझे स्कूल के टिफिन में इडली मत दो। मैं हमेशा इडली लेकर जाता हूँ। मुझे मेरे सारे दोस्त चिढ़ाते हैं। तुम्हारे बाकी सारे दोस्त टिफिन में क्या लेकर आते हैं बेटा? मेरे दोस्त सैंडविच और ब्रेड जैम लेकर आते हैं। तो एक काम करना, कल से तुम इडली सैंडविच लेकर जाना। तुम खुद भी खाना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। हुर्रे! मैं कल से इडली सैंडविच लेकर जाऊंगा। टोनी के जाते ही मनोज संध्या से पूछता है, अच्छा ये बताओ, इडली सैंडविच क्या होता है? ये तो बस मैंने यूं ही कह दिया। कल इडली ही दूंगी, बस कुछ पत्तियां डालकर। तुम भी ना कमाल करती हो।
अगले दिन से संध्या फिर से अपनी इडली की दुकान खोल देती है। अच्छे ग्राहकी चल रही थी कि तभी मनोज उसके पास आया। संध्या, जल्दी से दुकान बंद कर दो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। शहर में एक बहुत बुरी बीमारी फैली है और धीरे धीरे गांव की तरफ आ रही है, और सरकार ने भी सारे कारोबार और बिजनेस बंद करके अपने अपने घर में रहने की सलाह दी है। ये अचानक कैसे हो गया? टोनी को मैंने अभी अभी स्कूल में छोड़ा। जाकर उसे लेकर आओ, सब अपने अपने घरों में कैद हैं और तुमने उसे स्कूल भेजा है। मनोज की बातें सुनकर संध्या हड़बड़ाकर अपने बच्चे टोनी को लेने स्कूल जा रही थी कि स्कूल की गाड़ी उनके घर के पास ही आ गई। चलो घर चलो बेटा। संध्या मनोज और टोनी के साथ घर चली जाती है और बचे हुए पैसे का राशन और कई सारी दूसरी चीजें, इडली का आटा और थोड़े से चावल दाल लेकर जैसे तैसे घर पहुंचती है। हमारे पास बस थोड़ा ही राशन बचा है, कितने दिनों तक घर में रहना है कुछ पता नहीं। हम तुम्हारे वालिदान से इस चीज की मदद क्यों नहीं ले लेते? उन्हें आयुर्वेद की इतनी समझ है, वो इन सब छोटी छोटी बीमारियों के बारे में झट से इलाज बता देंगे। मनोज के कहने पर संध्या अपने पिता को फोन लगाकर सारी तकलीफ बताती है। तब उनके पिताजी कहते हैं, इस तकलीफ का उपाय मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था। तुम्हें बचपन से ही जड़ी बूटियों की जानकारी है। अपने बगीचे से उन करिश्माई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करो और सारे बीमार लोगों को खाने में परोस दो। अपने पिताजी की बात सुनकर तुरंत ही संध्या अपने घर में वो किताब ढूंढने लगती है और वहाँ उसे उस बीमारी का इलाज मिल जाता है। तब बड़ी खुशी के साथ अपने शौहर मनोज के साथ ये बात कहती है, अब्बू ने जो जादुई जड़ी बूटी बताई है वो हमारे बागीचे में खूब सारी है। हम इसे अपने इडली सैंडविच में मिलाकर पूरे गांव और शहर को खिलाकर ठीक कर सकते हैं। तो देर किस बात की, हमें उस जड़ी बूटी से लोगों का इलाज करना चाहिए ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। लेकिन हमारे पास कुछ ही दिनों का राशन है और अगर हमने इसे भी इस्तेमाल कर दिया तो हम आगे का क्या करेंगे? पता नहीं ये बीमारी कब तक रहेगी और कब तक नहीं। तुम आगे की फिक्र मत करो और अपने पिता की बताई जादुई जड़ी बूटी इडली सैंडविच में मिलाकर लोगों को दे दो। मनोज के इतना कहते ही संध्या अपने बगीचे से जादुई जड़ी बूटी, ऐसी जड़ी बूटी जो सिर्फ और सिर्फ अमली इंसान और उनके खानदान के पास ही होती है, उस जड़ी बूटी को तोड़कर संध्या ने अपने घर के आस पड़ोस वालों के लिए इडली सैंडविच बना दी। ये तो सिर्फ 4-5 घर के लिए है। अरे इतने में क्या होगा हमारा? जैसे ही लोगों को पता चलेगा जादुई इडली सैंडविच है, वो अपने घर से राशन और कई सारे खाने के सामान हमें देंगे। उन सब चीजों से हम और भी बनाकर रख लेंगे। आस पड़ोस के कई घरों में संध्या और मनोज ने इडली सैंडविच बांटे और जब लोगों ने इडली सैंडविच खाया तो बिल्कुल ठीक हो गए। उनका बुखार और उनकी बीमारी झट से गायब हो गई। आपके इस बड़प्पन से हमारा बच्चा बीमारी के चंगुल से निकल गया। मालिक आपका भला करे। हमें पूरे मोहल्ले और शहर को ठीक करना है। इसके लिए हमें आपके घर का राशन चाहिए। ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी राशन की दुकान है, ये तो तुम्हें पता ही है। बस मेरी एक शर्त है कि तुम सबको जादुई इडली सैंडविच ही खिलाना। ये भी कोई पूछने की बात है? चलिए हम शुरू करते हैं। संध्या और मनोज उस औरत के राशन की दुकान पर जाते हैं और वहाँ जाकर इडली सैंडविच बनाने के सारे सामान लेकर आते हैं और उससे बहुत सारी इडली सैंडविच बनाकर पूरे गांव और कस्बे को खिलाते हैं। अरे सुनती हो, अगर हमने इन सारे बीमारों का इलाज कर दिया तो पूरे गांव बल्कि पूरे शहर में हमारी इडली सैंडविच की दुकान मशहूर हो जाएगी और लोग आयुर्वेद का इलाज अपनाने लगेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। हम ये जादुई जड़ी बूटी इडली के अंदर डालकर उसका सैंडविच बना देंगे और सारा काम हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए हम काम शुरू कर देते हैं। पूरे गांव में संध्या और मनोज हर एक घरों में जाकर ये करिश्माई इडली सैंडविच देते हैं और उनसे कहते हैं, ये लीजिए हमारी इडली सैंडविच खा लीजिए। इससे आपका पूरा खानदान तंदुरुस्त हो जाएगा और कोई भी बीमारी नहीं फैलेगी। जी मैंने बहुत सुना है इस इडली सैंडविच के बारे में और मैं जरूर खाऊंगा। संध्या उस आदमी को जैसे ही इडली सैंडविच देती है, वो आदमी अपने परिवार को खिला देता है और देखते ही देखते
कुछ ही पल में उनकी बीमारी गायब हो जाती है। भगवान आपका भला करे, आप इतना नेक काम कर रहे हैं, हर एक परिवार से आपको दुआ मिलेगी। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। संध्या और मनोज खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। सारा गांव उनके जादुई इडली सैंडविच के गुणगान करने लगता है। तुम अपने पिता को फोन करके शुक्रिया कह दो, उन्होंने हमें इस बीमारी से बचा लिया। मनोज की बात सुनकर संध्या अपने पिता को फोन पर धन्यवाद कहती है और पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी इडली सैंडविच बेचने लगता है और अपनी जिंदगी बिताने लगता है।